Okay, thank you. So, lot of you have responded. Thank you very much. जब शुरू करना हो तो मुझे बता दीजिएगा, और अगर आप लोगों की कोई ख़ास कंसर्न्स हैं तो वो मुझे बता दें. बट बिफोर दैट लेट मी से फ्यू वर्ड्स. देखिए, ये ईसीजी जो है ना आपके, पहली तो बात ये है कि हम इसको एक शॉर्ट टाइम के अंदर कवर नहीं कर सकते ना. ये बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि याद करने की हैं. तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें आपके जहन में ये चीज़ होती है कि इसमें समझने का क्या पार्ट है और इसमें याद करने का क्या पार्ट है. सो देर आर सो मैनी एस्पेक्ट्स, सो मैनी थिंग्स जो आपको ईसीजी जब पढ़ रहे होते हैं उसमें आपको याद करनी होती हैं, मेमोराइज करनी होती हैं. ठीक है, और वो जब भी कामयाब होता है जब आप उसको प्रैक्टिस भी साथ साथ कर रहे हो. अगर आप अभी इस वक्त वो सारी चीज़ें बैठ के याद कर लें, जिसको हम रटना कहते हैं, और हम सब को करना पड़ता है किसी न किसी स्टेज के ऊपर, कुछ चीज़ों को हमें बिल्कुल रटना पड़ता है. वो हमें अगर नहीं रटेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम उस चीज़ को फिर इंटरप्रिटेट नहीं कर सकते. अभी हम देखेंगे आगे ईसीजी के अंदर. लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ें आप जो है वो रिटेन नहीं कर पाएंगे. उसको फिर नहीं रिटेन नहीं कर पाएंगे तो जब रिकॉल भी नहीं कर पाएंगे. तो आज की जो ईसीजी है, हमारी जो क्लास है आज की, वो भी बहुत बेसिक्स के ऊपर है. अब बेसिक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं. एक वो चीज़ें होती हैं जिनको के जो कि फैक्ट्स होते हैं. आप अगर आप वो फैक्ट्स जानते हैं तो वो किस तरह से वजूद में आए वो जानना शायद इतना ज़रूरी नहीं है. दूसरी चीज़ वो फैक्ट्स होते हैं जिनका कि आपको पता होना चाहिए, और वो आपको पता होने चाहिए और याद भी होने चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से हम जिन चीज़ों पे फोकस करेंगे वो चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और याद होनी चाहिए. ज़्यादातर ये नॉर्मल ईसीजी है, लेकिन इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि कहाँ पे किस तरह से एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो सकती हैं, नॉर्मल से क्या डेविएशंस होंगी जिनको हम एबनॉर्मल मानेंगे, और वो जो डेविएशंस हैं उनको इंटरप्रिटेट करना इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट. वो इतनी ज़्यादा हैं वो डेविएशंस कि उनको हम एक क्लास के अंदर अगर हम चाहेंगे तो हम सब कुछ मिक्सअप कर जाएंगे, और सब जो है ना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसके अंदर. तो आई थिंक एट दिस स्टेज वंस यू आर इन फाइनल ईयर, आपके लिए आई होप कि ये आज की जो प्रेजेंटेशन है ये हेल्पफुल होगी. और जब आप जैसे ही हाउस जॉब में आएंगे एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द स्ट्रिप्स, आपके सामने पेशेंट्स आना शुरू हो जाएंगे और आप केसेस को देखना शुरू करेंगे. उस वक्त साथ ही साथ आपको ये पता चलना शुरू होगा कि भाई इसको कैसे इंटरप्रिटेट करना है, इसको कैसे इंटरप्रिटेट करना है. थोड़ा सा जो डिफरेंस है आज की हमारी प्रेजेंटेशन में और जो आपने किताबों में पढ़ा होगा, या जो दूसरी प्रेजेंटेशंस हैं जो कि यूट्यूब पे हैं या अक्सर जगहों पे हमें नज़र आती हैं किताबों के अंदर, यहाँ पे हम विल ट्राई टू रिमेंबर द फेसेस. ठीक है, अब वो तस्वीर कैसे बनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको समझने में कई सेशंस चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे आप फेस रिकग्निशन ही कर रहे होते हैं. ठीक है, तो जो लोग इसकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में नहीं जाना चाहते या जो एडवांस कार्डियोलॉजी में नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समझना ज़रूरी नहीं है, या शायद बहुत ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें वजूद में कैसे आई हैं. हाँ, उनको रिकग्नाइज करना ज़रूरी है कि अगर ये चीज़ आपके सामने आ जाए तो आप उसको रिकग्नाइज कर लें. आई होप किसी हद तक मैंने अपना पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है. अगर आप लोग साथ हैं तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ. और 62 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं और आई थिंक हम लोग ऑलरेडी 15 मिनट्स
लेट हैं अपने शेड्यूल से। सो टू अंडरस्टैंड द बेसिस, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके आज की हमारी क्लास के, बड़े मुख्तसर से लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ ईसीजी, to utilize this important modality of investigation intelligently। जब हम हार्ट की डिजीज़ की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले ईसीजी आती है। क्यों आती है? क्योंकि हमें पता है कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोडेलिटी है और ये एक वो टूल है जिससे हमें बहुत सारी यूज़फुल इंफॉर्मेशन बहुत रेडिली मिल जाती है, फ़ौरन इमीडिएट मिल जाती है। अगर ईसीजी मशीन अवेलेबल है तो हम किसी भी पेशेंट पे इसको बहुत रेडिली हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो हम कहाँ इसमें हमें हेल्प मिलती है और कहाँ हमें हेल्प नहीं मिलती है और कहाँ हम डिसीव हो जाते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम आज कोशिश करेंगे सीखने की। ईसीजी में जो एक सिंगल ट्रेस बनती है जो एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट करती है, जिसको हम पी वेव, क्यूआरएस और टी वेव्स कहते हैं, और फिर यही सीक्वेंस रिपीट होता रहता है। इसको रिकग्नाइज करना, इसको समझना, और जो बहुत कॉमन प्रेजेंटेशंस अगर कोई अब नॉर्मल आ जाती हैं, आखिर में कोई 2-3 स्लाइड्स हम शेयर करेंगे इसमें, सिर्फ ये देखने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए कि हमने जो कुछ पढ़ा है वो हमें किस हद तक समझ में आ रहा है। इसकी जो ईसीजी रिकॉर्ड कैसे होती है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं कि हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वो these electrical impulses represent various stages of cardiac stimulation। okay, हार्ट एक साथ हमें पता है कि साइनोएट्रियल नोड में एक इम्पल्स पहले जनरेट होना शुरू होती है, उसके बाद वो ट्रेवल करती है और एट्रियम में भी चली जाती है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर। ये राइट एट्रियम में साइनोएट्रियल नोड होती है, फिर ये राइट एट्रियम में भी फैलती है इम्पल्स और लेफ्ट में भी चली जाती है, और साथ ही साथ ये एवी नोड की तरफ भी आती है, फिर एवी नोड से होती हुई ये आगे एवी बंडल से होती हुई और फिर राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच और पर्किंजी फाइबर से होती हुई ये वेंट्रिकल्स के अंदर डिस्पर्स हो जाती है। दिस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, कार्डियक स्टिमुलेशन, लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल and this constitutes a cardiac cycle that is repeated again and again throughout the life। so this is the basic physiology। ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक जनरेट होती है, उसको हम पेस मेकर कहते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि अगर 10 लोग एक साथ चल रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, जैसे आप लोग एकेडमिक ब्लॉक से आ रहे हैं इधर हॉस्पिटल की तरफ, तो हर कोई अपनी पेस के ऊपर चल रहा होगा, कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एक डिसिप्लिन के अंदर ले आएँ और हम ये देखें कि एक आर्मी का एक यूनिट है जो कि मार्च पास्ट कर रहा है, तो वो सारे के सारे उनके जो आर्म स्विंग है, उनके जो स्टेप्स हैं, वो सारे मैच कर रहे होते हैं। क्यों मैच कर रहे होते हैं? कि जो उनका आगे जो फ्रंट पे आदमी लीड कर रहा होता है वो पेस को सेट करता है और सब लोग उसी पेस को, तो उसको हम यूँ कह सकते हैं कि वो पेस मेकर है। तो यहाँ पर जो पेस सेट होती है, यहाँ पे जो डिफरेंट मसल फाइबर्स हैं, एट्रिया के, वेंट्रिकल्स के, एवी नोड के, वो सब अपनी अपनी रेट के ऊपर फायर करते हैं। उनकी सबकी एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं, लेकिन कुदरत ने एक ऐसा इंतज़ाम रखा है कि जो साइनोएट्रियल नोड है वो डिटरमिन करती है कि किस रेट से हार्ट को बीट करना होगा, तो उसको हम पेसमेकर कहते हैं। और वही इम्पल्स फिर सारे में जनरेट होती है और बाकी सारी इम्पल्सेस को सप्रेस कर देती है। सो द ईसीजी रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेटेड विद इन द हार्ट। नॉर्मल में ये ऐसे नोड से शुरू होकर पर्किंजी फाइबर्स पे ख़त्म होती है, एबनॉर्मल में ये कहीं पे भी जनरेट हो सकती है। ओके, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में किसी जगह से जनरेट हो सकती है, ये एट्रिया में किसी और जगह से जनरेट हो सकती है। The electrical impulses represents various stages of cardiac stimulation। फिर हम देखते हैं कि पूरा हार्ट एक साथ स्टिमुलेट नहीं हो रहा, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर एक ब्रेक आता है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और इसके पीछे एक रीज़न है, एक इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ताकि एट्रिया का ब्लड पहले वेंट्रिकल में आ जाए
और उस वक्त एट्रिया खाली हो जाए और वेंट्रिकल्स फुल हो जाए और फिर वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर वेंट्रिकल ब्लड पंप कर देते हैं, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में फ्लो करता है। सो दिस इलेक्ट्रिकल कार्डियक स्टिमुलेशन, ये जो करंट है ये जब मसल्स तक पहुंचता है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और दिस कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू pumping of the left ventricle and the right ventricle, या यूँ हम कहते हैं कि ये contractions होती हैं और contractions and relaxations they constitute a cardiac cycle। तो ये इसी तरह से पूरी जिंदगी इंट्रायूट्राइन लाइफ से स्टार्ट होता है until the last breath, ये इसी तरह से चलता रहता है। So now to begin with, हम जब तक ये नहीं देखेंगे कि ECG को रिकॉर्ड किस तरह से किया जाता है, जब तक हमें आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक ECG का स्ट्रिप है ये, ठीक है। ये एक रोल है जिसको कि ECG मशीन में इंसर्ट किया जाता है और एक मशीन इस रोल को जब हम इसका बटन दबाते हैं स्टार्ट करने का, तो ये रोल एक स्पीड से चलना शुरू हो जाता है। ओके, हॉरिजॉन्टली ये मूव करना शुरू करता है और इसकी स्पीड एक खास स्पीड से हम इसको चलाते हैं जो कि 25 मिलीमीटर्स पर सेकंड होती है। ठीक, हम कोई भी पेपर उसमें रख के चला सकते हैं, लेकिन इस पेपर की खुसूसियत क्या है कि ये रूल्ड पेपर है। ठीक है, जैसे आपका रूलर होता है, जो आपका फुट स्केल होता है, इसी तरह से ये रूल्ड पेपर है ये। ठीक है, लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में यूज किया होगा, तो इसको आप ग्रास पेपर या ग्रिड पेपर भी कह सकते हैं। ओके, इसके स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स को समझना और याद करना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो इसके अंदर आप देखें तो अगर आप कहीं से भी इसको पिक करेंगे तो ये स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है, ये स्मॉल स्क्वायर है और हर 5 स्मॉल स्क्वायर्स हॉरिजॉन्टली और हर 5 स्मॉल स्क्वायर्स वर्टिकली। उसके बाद एक थिक लाइन है जिससे कि एक लार्ज स्क्वायर बनता है। ओके, तो हम ये क्यों ऐसा करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि जो डिफरेंट डिफ्लेक्शंस हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसको हम प्रिसाइजली उसको हम मेजर कर सकें। क्योंकि कुछ लेट डाउन क्राइटेरिया हैं कि भाई ये जो वेव है ये इससे ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा तवील नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ब्रॉड नहीं होनी चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर हम एक प्लेन पेपर पे, आप इमेजिन करें कि ये रूलर मौजूद नहीं है, ठीक है, ये जो पीछे ग्रिड बना हुआ है इसके या ग्राफ बना हुआ है ये मौजूद नहीं है, ये ग्राफ पेपर नहीं है, ये ऑर्डिनरी पेपर है, तो हम कैसे पता चलेगा? हम अपने नेकेड आई एग्जामिनेशन से कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये उस फाइन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा? दैट इज व्हाई ECG इज रिकॉर्डेड ऑन अ रूल्ड पेपर और अ ग्राफ पेपर और अ ग्रिड पेपर। ओके, इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है इसको हम, ये 1 मिलीमीटर होती है ऊपर और 1 मिलीमीटर होती है ऐसे। अगर हम इसको ज़्यादा तेज़ स्पीड से चलाएंगे तो क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। अगर हम इसका वोल्टेज क्राइटेरिया चेंज कर देंगे तो ये 1 मिलीमीटर कुछ और बन जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड रीडिंग्स होती हैं उसमें दिस हाइट इज 1 मिलीमीटर और ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। अब जो कोई भी एक्टिविटी है वो यूं आएगी इसके ऊपर, वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, वो यूं आएगी। ठीक है, अगर ये पेपर एक ही जगह पे खड़ा रहे तो सारी एक्टिविटी यूं आती रहेगी, ये ग्राफ इस पे ऐसे बनता रहेगा, एक ही जगह पे ग्राफ बनता रहेगा। जो भी इम्पल्स आएगी, चाहे वो एट्रिया से आए या वेंट्रिकल से आए, वो इसके ऊपर आती रहेगी। लेकिन अगर हम उसको साथ साथ इस पेपर को चलाते भी रहें, इसको हम आगे की तरफ मूव करते रहें, तो ये वो ग्राफ इसके ऊपर वेव फॉर्म में आता रहेगा, वो वेव फॉर्म में आता रहेगा। ओके, तो ऑन एन ECG पेपर द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो भी एट्रिया में या वेंट्रिकल में जनरेट हुई है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसका वोल्टेज कितना है वो हमें
इस एक्सिस पे नजर आता है और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल एक्सिस पे पता चलता है, और जो कितनी देर तक वो एक्टिविटी रहती है वो हमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर नजर आती है। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो पार्ट है दो बड़ी लाइनों के, दो थिक लाइंस के बीच में, ये 0.2 सेकेंड है। 0.2 सेकेंड का मतलब यह है कि 1 सेकेंड का 5वां हिस्सा। ठीक है, तो अगर हम 5 लाइंस को काउंट करेंगे तो दिस विल मेक 1 सेकेंड, और अगर हम 15 लाइंस को काउंट करेंगे तो दिस वुड मेक 3 सेकेंड्स, और अगर हम 30 लाइनों को काउंट करेंगे तो दिस वुड मेक 6 सेकेंड्स। ओके, इसी तरह से अगर हम हाइट देखते हैं तो 1 मिलीमीटर इज 0.1 मिली वोल्ट, तो 5 मिलीमीटर यानी कि 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 मिली वोल्ट, एंड 10 millimeters or 10 small squares is going to make 1 millivolt. Okay, is this clear? Shall we move? Shall we move? Okay, thank you. Yes, sir. So this is small short video. ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखें और इसको आप एक या एक से ज़्यादा दफ़ा देख सकते हैं। ओके, एक दफ़ा इसको मैं फिर चलाऊंगा, सॉरी। इसको आप लोग प्लीज़ गौर से देखें, इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो और अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। 1 सवा मिनट की ये वीडियो है, लेकिन इट्स वेरी वेरी यूजफुल। ने देखा कि जो इम्पल्स ऐसे नोड में जनरेट हुई है वो एक ख़ास स्पीड से एट्रिया में फैल गई है, लेकिन जैसे ही वो एवी नोड पे पहुंची है वहाँ पे स्लो डाउन हो गई है। स्लो डाउन होने के बाद फिर वो एवी बंडल या बंडल ऑफ HIS से होके जब वो बंडल ब्रांच ब्लॉक में सॉरी बंडल ब्रांचेस में आती है, राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच, और परकंजी फाइबर्स में जाती है, तो फिर बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है। वहाँ पे उसकी जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होती है ताकि सिंक्रोनाइज्ड
एक्टिविटी हो सके और वेंट्रिकल की जितने मसल के फाइबर्स हैं वो ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम स्टिमुलेट हो जाएं, और सेम टाइम स्टिमुलेट होंगे तो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसी वक्त में अगर हम सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रोड्स रख दें तो ये जो एक्टिविटी ऐसे नोड से शुरू हुई, एट्रिया में गई और एवी नोड में आई, और फिर एवी नोड से होके एवी बंडल या बंडल ऑफ HIS में आई, और फिर राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच में गई, और फिर परकेंजी फाइबर्स में गई। ये सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉर्डिंग द ECG। ये एक चेस्ट लीड्स पे हम किस तरह से रखते हैं। लिम्ब लीड्स मैंने डेलिबरेटली इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, थोड़ी सी वो कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। जब आप लोग फर्स्ट डे हाउस जॉब में आएंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ECG रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन यहाँ पे इस डायग्राम का एक पर्पज़ है, और वो ये है कि जो चेस्ट लीड्स होती हैं उनकी प्लेसमेंट आप देखिए कि वो हार्ट के अलावा भी इधर उधर मौजूद है। ओके, तो देयर आर 6 चेस्ट लीड्स। एक राइट, ये जो स्टर्नम है इसके राइट पे है इन द 4th स्पेस, एक लेफ्ट पे है 4th स्पेस में, फिर एक निपल के ऊपर है ये 4th है, और ये 2 और 4 के बीच में एक 3rd है, और फिर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में और मिड एक्सिलरी लाइन में V5 और V6 ये चेस्ट लीड्स कहलाती हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो हमने जो पीछे जो उस वीडियो में हमने देखा था उसमें एक कॉम्प्लेक्स हमने देखा P वेव, QRS और T वेव का, लेकिन दर हकीकत हम एक कैमरा से नहीं देख रहे हैं। हम इसको चेस्ट के ऊपर हमने 6 कैमरे लगा रखे हैं, क्योंकि हार्ट सामने की एंटीरियरली प्लेस्ड होता है, पोस्टीरियरली प्लेस्ड नहीं होता, तो इसकी रिकॉर्डिंग्स हम आसानी से यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से जो भी इसकी डिस्पर्जन हो रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, वो डिफरेंट एक्सिस के ऊपर हम उसके लिए हमें डिफरेंट लीड्स की प्लेसमेंट की जरूरत होती है। सो इफ यू वांट टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर वी हैव टू प्लेस मोर कैमरास। हम एक सामने से अगर एक चीज को देख रहे हैं तो हो सकता है हमें ये पता ना हो कि ये साइड से देखने में कैसी लग रही है, और प्रॉब्लम शायद साइड में ही हो। ओके, सो दिस इज अ 12 lead ECG. What is a 12 lead ECG? Why we are using a 12 leads? Okay, this means that in a typical ECG recording there are 12 leads. Okay, प्लीज इस पे जरा थोड़ा सा गौर कीजिए कि ये टिपिकल ECG रिकॉर्डिंग है। इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस वी माइट हैव टू यूज द एक्स्ट्रा लीड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डेक्स्ट्रोकार्डिया है तो हमें एक्स्ट्रा लीड्स लेनी होगी, और भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम एक्स्ट्रा लीड्स लेते हैं। लेकिन 99.9% ऑफ द टाइम्स मे बी हम 12 लीड ECG ही लेते हैं, और उससे हमारा पर्पस सर्व हो जाता है। हमें हार्ट की डिफरेंट जो चैम्बर्स हैं और जो उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको हम बखूबी समझ सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं 12 लीड ECG से। So ECG recording, there are 12 leads recording the cardiac electrical activity simultaneously. This is like viewing an object from 12 different angles at the same time to ensure maximum coverage. Okay? आपके सामने इस वक्त टेबल पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपका लैपटॉप है, सेल फोन है, कोई और चीज़ है, क्लॉक है, व्हाटएवर, आप उसको सामने से देखें, फिर साइड से देखें, या अगर उसको 4 लोग डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं तो 4 का अपना अपना व्यू होगा। लेकिन अगर आप उसको एक दफ़ा आप उसको अगर डिफरेंट एंगल से जाके देखेंगे तो आप उसकी कॉम्प्रिहेंसिव, आपको उसको रिकग्नाइज करने में बहुत आसानी होगी। ओके, तो इसी तरह से हम जब नॉर्मल लीड्स देखते हैं तो ये 6 जो हैं लिम्ब लीड्स कहलाती हैं। 1 2 3 AVR यानी कि ऑगमेंटेड राइट लीड, ऑगमेंटेड लेफ्ट लीड एंड ऑगमेंटेड फुट लीड। 1 2 3 AVR, AVL and AVF, and chest leads V1 through V6, और इनको हम इसी सीक्वेंस में रीड भी करते हैं। सो रीड 1 2 3 ये लिम्ब्स के ऊपर अटैच होती हैं, फिर इनको मिलाकर ये लीड्स अलग से नहीं बनी होती AVR, AVL, AVF, लेकिन ये उसी के अंदर उसको मैकेनिकली उसको इनकलकेट कर दी जाती हैं, और फिर ये हम V1, V2, V3, V4, V6 जैसा कि हमने पिछले उसमें देखा। तो आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल
सेम चीज को जब हम एक एंगल से देख रहे हैं V1 में, तो वो हमें कैसे नजर आ रही है, और जब हम इसको V6 में देख रहे हैं तो वो हमें कैसी नजर आ रही है। ठीक है, ये साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग हुई है, ये अलग अलग रिकॉर्डिंग नहीं हुई है कि पहले हमने V1 को रिकॉर्ड कर लिया फिर V2 को रिकॉर्ड कर लिया। ये सारी रिकॉर्डिंग्स एक साथ चल रही हैं। ओके, तो एक साथ चलने में हमने देखा कि डिफरेंट एंगल से अगर हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रहे हैं तो हमें डिफरेंट तरह की फिगर्स नजर आएंगी। ये वही चीज है, इसको हम अलग अलग ब्रेक करके देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ टिपिकल लीड 1, अ लीड 2, अ लीड 3, AVR। अब इसमें आप देखें ये ऑलमोस्ट इसका उलट है। ठीक है, इसके अंदर जो फिगर हमें नजर आ रही है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है। आप यहाँ पे देखें तो ये चीज़ बिल्कुल, ये भी नीचे है डिफ्लेक्शन, फिर ये बिल्कुल इसकी उलट लग रही है हमें, और ये भी इसकी बिल्कुल उलट लग रही है। ठीक, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये और V6 जो है बिल्कुल एक दूसरे की उलट हमें नज़र आ रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमें P वेव और T वेव भी उलट नज़र आ रही थी, यहाँ पे हमें सिर्फ ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये उलट नज़र आ रहा है। कहने का मकसद ये है कि हमें अपने आप को फेमिलियराइज करना होगा इन 12 डिफरेंट इमेजेस से। ओके, अगर हम इन 12 डिफरेंट इमेजेस को याद कर लें, बार बार देख लें, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मे बी इस वक्त आप अगर इसको याद करेंगी तो आप इसको भूल जाएंगी, और इसको याद करेंगी तो इसको भूल जाएंगी। लेकिन अगर आपके सामने ट्विन सिस्टर्स आ जाएं और आप उनको अपनी किसी सहेली से मिलवाने के लिए ले जाएं, तो आपकी सहेली तो उनको पहचान नहीं पाएंगी, मेरा ख्याल है 2-3 दिन तक भी गलती करती रहेंगी। लेकिन आप अगर उनकी शक्ल रोज देखती हैं तो आपको वो जो थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उनसे बहुत इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनमें से कौन कौन है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट यू हैव टू लर्न। ठीक है, देयर इज नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट। ये जो इमेजेस हैं, ये जो 12 इमेजेस हैं, ये आपको, यू हैव टू रिमेंबर दीज इमेजेस बाय हार्ट। और जब आप इनको याद कर लेते हैं तो फिर जब भी कुछ एबनॉर्मल इसमें आता है वो आप आसानी से पिक कर लेते हैं। ओके, तो क्यों हम एकदम जंप नहीं करते कंक्लूजन्स पे, क्यों हम एकदम जंप नहीं करते एबनॉर्मल ईसीजी फाइंडिंग्स के ऊपर? उसका रीज़न ये होता है कि इस प्रोसेस से गुजरने में स्टूडेंट्स को टाइम लगता है। कोई एक, देयर इज़ नो एक्सेप्शन, कोई भी स्टूडेंट एक्सेप्शन नहीं है। ये सारा जो प्रोसेस है इससे गुजरने में टाइम लगेगा, लेकिन जब एक दफ़ा ये आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं, फिर आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं और आपको पता चलता है कि जब आपने वो चीज़ एबनॉर्मल, जब जिस तरह से आप चेहरे पहचानते हैं, ठीक है, अगर आप किसी चेहरे को रोज़ देखते हैं, आप अपने ही चेहरे को देख लें, अगर आप उसको रोज़ देखते हैं आईने के अंदर और एक दिन आप महसूस करते हैं कि कहीं कोई पिंपल अपीयर हो गया, तो आप उससे फ़ौरन कैच कर लेते हैं कि कल ये चीज़ यहाँ नहीं थी और आज है। इसी तरह से जब आपको ये चीज़ें, ये रिकॉर्डिंग्स आपको याद हो जाएंगी एक दफ़ा, तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जब भी कोई चीज़ एबनॉर्मल आएगी तो वो हम उसको फ़ौरन से पिक कर सकेंगे। Deflections or waves. Any electrical activity occurring in the heart is recorded on the vertical axis of the ECG strip. This is called a wave, और अगर waves आपस में मिल जाएं तो उसको हम complex कहते हैं. This recording is produced due to the electrical activity produced by either depolarization or repolarization. हम इसकी details में नहीं जाने वाले यहाँ पे, okay? डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन आपने फिजियोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है, शायद आपने इसके प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे, और हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ में उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। द हाइट और डेप्थ ऑफ दिस रिफ्लेक्शन हैज़ टू बी मेजर्ड इन ईच केस। ठीक है, तो अगर कोई एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से कोई इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है, तो वो कितनी उसकी हाइट होनी चाहिए, क्योंकि उसका मसल मास कम है तो हाइट उसकी छोटी होगी। और अगर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से आ रही है, और क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ मसल्स, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, और इस वजह से उसके जो डिफ्लेक्शन है
वो भी, उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से फिर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन है। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम इस पेपर को एक ही जगह पे रखें तो एक ही जगह पे ये डिफ्लेक्शंस बनती रहेंगी, एक के ऊपर एक डिफ्लेक्शन आती रहेगी। पहले एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन आएगी, फिर वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन, एट्रिया की डीपोलर, उसी के ऊपर वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन आ जाएगी, वो जरा बड़ी होगी साइज में, और फिर वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन आ जाएगी। तो वो जो पेन है जो लिख रहा है, अगर हम ईसीजी रोल को मूव ना करें तो वो एक ही जगह पे वो ऑसिलेट करता रहेगा वो, ओके। लेकिन अगर हम ईसीजी पेपर को रोल कर दें और उसको हम एक स्पीड से चलाना शुरू करें जो कि कैलकुलेटेड स्पीड है, हमें पहले से पता है, तयशुदा है, लोगों के वास्ट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद वो एक स्पीड तय की गई है, तो हमें पता चल जाता है कि ये डिफ्लेक्शन चाहे अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इसकी ये कितनी देर तक ये डिफ्लेक्शन बरकरार रहती है और इसकी मैक्सिमम हाइट या इसकी मैक्सिमम जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, ओके। सो आर यू विद मी? यस सर। क्या हम यहाँ तक चीज़ों को समझ सकें? यस सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उस्मा, महक, अक्सा, मरियम, हालीपोटा, पुरतलैन, थैंक यू, वर्दा, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स प्लीज़ स्टॉप मी देयर। सो ऐसा नहीं हो कि क्लास हो और फ़ायदा कोई ना हो उसका, तो हमें पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। थैंक यू नीना। So this is one single complex PQRS and T। आपके राइट हैंड कॉर्नर पे जो एक कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि P वेव रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल डीपोलराइजेशन ऑफ बोथ द एट्रिया। ठीक है, इसमें एक राइट या लेफ्ट एट्रिया की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये दोनों एट्रिया जो है वो उनको हम एक साथ, क्योंकि आपने शुरू में जब वीडियो आपने देखी थी तो आपने देखा होगा कि इम्पल्सेस जो हैं वो फैल रही हैं, ऐसे नोड से डिस्पर्स हो रही हैं, पूरे एट्रिया में जा रही हैं, ठीक है, और नीचे एवी नोड तक भी आ रही हैं। Q, R and S waves are merged together। ठीक है, आपने देखा कि हम यहाँ इसको हमने QRS लिखा है और QRS कॉम्प्लेक्स कहलाता है ये, हालांकि ये Q वेव है ये, ठीक है, ये R वेव है और ये S वेव है, लेकिन क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे एक साथ जुड़ी हैं, बीच में कोई गैप नहीं आ रहा, जैसे P वेव के बाद एक गैप आ गया है, तो इसलिए हम इसको QRS कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं ना, ओके। और ये सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है जिस वक्त वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो रही है। T वेव रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, ये जो T वेव है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। एट्रिया भी रिपोलराइज करते हैं, लेकिन इनकी कोई वेव, सिग्निफिकेंट वेव हमें ईसीजी पे नजर नहीं आती क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि क्योंकि जिस वक्त एट्रिया रिपोलराइज करते हैं उस वक्त वेंट्रिकल डीपोलराइज कर रहे होते हैं, तो वो इसमें मर्ज हो जाती है, पता नहीं चलता। लेकिन हमने देखा कि बहुत दफ़ा कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसमें पी वेव अलग से फॉर्म हो रही होती है और उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद हमें एट्रिया की रिपोलराइजेशन नजर नहीं होती, ओके। तो इसमें हमें क्यों में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर पी वेव हमें नजर आ रही है तो हम उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, अगर हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है तो वो क्यों बना है और हमें उससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, और अगर हमें टी वेव है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और हम उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, दिस इज द ट्रेसिंग ऑन द हॉरिजेंटल एक्सिस। ठीक है, जिस वक्त कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी नहीं हो रही है, this is a tracing on the horizontal axis when no significant electrical activity is being generated in the conduction system of the heart. The waves are deflections either above or below this isoelectric point, okay। So इसी तरह से जो J point है J point is the point where S wave finishes and
ST segment starts. इसमें पॉइंट लिखना मैं भूल गया. J point is the point where S wave finishes and ST segment starts. This must be at the isoelectric line. अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो S wave है ये J point है, ओके. और ये जो लाइन है ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है. इसी के ऊपर जो भी वेव बन रही है आप देखें या तो इसके ऊपर आ रही है या इसके नीचे आ रही है. फिर ये इसके साथ मर्ज हो गई, ये इसके ऊपर गई है और ये इससे नीचे आके फिर आइसोइलेक्ट्रिक लाइन पे चली गई. ओके. तो आइसोइलेक्ट्रिक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से हम एसटी सेगमेंट जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे, उससे हमें पता चलता है कि व्हाट इज एसटी सेगमेंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसटी सेगमेंट. आपने अगर इस स्लाइड को मास्टर कर लिया है, यहाँ तक अगर आपको याद हो गया है ये सिंपल चीज़ें कि एक फर्स्ट डिफ्लेक्शन जो है वो पी वेव है, फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और फिर टी वेव है. अगर यहाँ आपने इसको समझ लिया है तो अब हम मजीद कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं. ओके. और अगर आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हैं तो लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन सी इन दिस ईसीजी स्ट्रिप. These are the lengths and intervals. ओके. तो अभी तक हमने जो बात की थी वो हमने वर्टिकल एक्सिस पे बात की थी. पॉजिटिव डिफ्लेक्शन या नेगेटिव डिफ्लेक्शंस जो कि आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर उठ रही थी या नीचे आ रही थी. और अब हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या हो रहा है. ओके. जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर क्या हो रहा है. तो हमने देखा कि एक पी वेव है, इसकी एक लेंथ है. ओके. दिस इज द लेंथ ऑफ द पी वेव. फिर जहां पी वेव खत्म हो रही है और कुछ और नहीं हो रहा, वहां से एक जो क्यू वेव जहां से शुरू होती है इसको हम पी क्यू सेगमेंट कहते हैं. दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन पी आर इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम समझते हैं कि ये पी वेव जहां से शुरू होती है और जहां से, क्योंकि हर जगह पे ऑल्दो कि ये क्यू वेव है, यहाँ से क्यू वेव शुरू हो रही है, लेकिन क्योंकि हर लीड में क्यू वेव नहीं होती है इसलिए हम इसको पी आर इंटरवल कहते हैं इसको. ठीक है. इसको भी हम पी आर सेगमेंट कह रहे हैं, इसको हम पी क्यू सेगमेंट नहीं कह रहे क्योंकि लेट मी गो बैक. अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें there is no Q wave here. The first upward deflection is the R wave. There is no Q wave here. The first upward deflection is R wave. Okay. यहाँ पर भी there is no Q wave. ठीक है, ये नॉर्मल है ये. तो यहाँ पे भी आप देखें there is no Q wave. There is no Q wave. तो इसलिए P wave हर जगह मौजूद है, R wave हर जगह मौजूद है. तो इसलिए इसको हम P क्यू इंटरवल की जगह पी आर इंटरवल कहते हैं. हालांकि हम शुरू वहां से कर रहे होते हैं जहां से क्यू वेव शुरू हो रही होती है. इज दिस पॉइंट क्लियर? हम क्यू वेव तक इसको हमने मार्क किया है, लेकिन हम कह इसको पी आर इंटरवल रहे हैं. ओके. इवन इफ वी आर स्टार्टिंग विद द क्यू वेव एंड द क्यू वेव इज प्रेजेंट. ओके. फिर हम ये देखते हैं कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. अब आप आगे चलते जाएं. पी आर इंटरवल है, फिर QRS complex. So how broad a QRS complex should be? ठीक है. ये जितना ब्रॉड होता जाएगा, QRS complex वाइड होता जाएगा. ओके. This is the ST segment. ST segment. अब आप यहाँ पे इसको भी पॉइंट को प्लीज ध्यान में रखें कि जो PR इंटरवल था, PR इंटरवल, वहां हमने P को शामिल किया था. This is PR segment, this is ST segment, this is segment, this is segment. These are the segments. This is interval, जिसमें P कहाँ से शुरू हुआ और अगली वेव कहाँ से शुरू हुई. Okay, this is segment. तो जहाँ हम एक वेव से दूसरी वेव तक मेजर कर रहे हैं वो PR इंटरवल कहला रहा है. और इसी तरह से Q वेव से T वेव तक हम मेजर करते हैं, इसको हम QT इंटरवल कहते हैं. ओके.
तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है उसको हम सेगमेंट कह रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मौजूद है उसको हम इंटरवल कह रहे हैं। इंटरवल के अंदर यहाँ पी वेव शामिल है, क्यूटी इंटरवल के अंदर यहाँ पर क्यू से शुरू होकर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, टी भी आ रहा है इसके अंदर, दिस इज क्यू टी इंटरवल। ओके, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये चीज़ें याद करने की हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें इसमें याद करने की हैं, इनको प्लीज़ आप साथ साथ याद करते जाइए। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप अभी तक इसको फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि इसमें से अक्सर चीज़ें तो आपको याद हो चुकी हैं। तो हमने देखा कि एस टी सेगमेंट में टी वेव शामिल नहीं है, लेकिन क्यू टी इंटरवल के अंदर टी वेव भी शामिल है। इसी तरह से पी आर इंटरवल जो है इसमें पी वेव शामिल है, लेकिन पी आर सेगमेंट के अंदर पी वेव शामिल नहीं है। दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ओके, अगेन ये वही चीज है, थोड़ा सा आप लोगों के इसके जस्ट टू कीप द रिकॉर्ड, इसको थोड़ा सा एक और स्लाइड इसमें ऐड कर दी गई है। इसमें एक और फर्क है जिसमें हम आर आर इंटरवल भी देख रहे हैं। ओके, जब हम हार्ट रेट काउंट करते हैं तो बेसिकली हम आर आर इंटरवल देखते हैं। हम देखते हैं कि दो जो आर वेव्स का टॉप है, आर वेव्स का जो टॉप है उसमें और दूसरे आर वेव में कितना फर्क है, और वो आर आर इंटरवल जो है वो एक जैसे हैं या नहीं। तो एक और इंटरवल आपने देखा इसके अंदर, पी आर इंटरवल आप पहले देख चुके थे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आप पहले देख चुके थे, क्यू टी इंटरवल आप पहले देख चुके थे, और अब ये आर आर इंटरवल है। ओके, तो जितने भी इंटरवल हैं या वेव्स हैं, पी वेव है या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है या टी वेव है, इनको एक खास टाइम से बाहर नहीं जाना चाहिए। रिमेंबर, वी आर मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस राइट नाउ। आप अपने माइंड को थोड़ा सा इस तरह से ट्रेन करें कि जब हम इंटरवल्स और सेगमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो कुछ बीत रहा होता है, जो कुछ गुजर रहा होता है, हम उसको देख रहे होते हैं कि कितना टाइम गुजर गया है, और टाइम कहाँ पे गुजर रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर गुजर रहा है। ओके, और हमें पता है कि ये पेपर एक स्पीड से चलाया जा रहा है 25 मिलीमीटर पर सेकंड के हिसाब से। उस स्पीड से अगर ये पेपर चलेगा तो ये हमें इंटरवल्स इसी तरह के नजर आएंगे। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर हैं? यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हैं? प्लीज आई नीड योर फीडबैक। यस सर। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो प्लीज लेट्स स्टॉप करें, इस जगह पे रोक दें। ओके, थैंक यू हर्षा, बुशरा, थैंक यू, मिशन, थैंक यू वेरी मच। सो अब तक हमने जो कुछ देखा है, अब हम देखेंगे कि हम इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन यूज दिस नॉलेज ऑफ ईसीजी। हम कौन सी इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हम ईसीजी की हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू। जब हार्ट का रिदम में कोई डिस्टरबेंस आ जाए, ठीक है, या हम देखते हो कि हार्ट बहुत स्लो बीट कर रहा है या फास्ट बीट कर रहा है, रिदम हम पिक कर लेते हैं कहाँ से, एरिथमियाज। जब हम पल्स देखते हैं हमें लगता है कि पल्स इरेगुलर है, तो हमें वहाँ पे हेल्प मिलती है, और अगर हम ईसीजी करते हैं तो हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, अगर टैकीकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है और अनएक्सप्लेन्ड है, मिसाल के तौर पे एक आदमी को बुखार है, 103 टेम्परेचर है, तो उसका पल्स रेट 120 होगा, उसमें ईसीजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक पेशेंट हाइपोथायराइड है और उसका पल्स रेट 48 पे आ रहा है या 50 पे आ रहा है, तो भी हमें पता है, तो उसमें ईसीजी हम किसी और रीज़न से करते हैं, उसका हार्ट रेट देखने के लिए नहीं करते। लेकिन अगर अनएक्सप्लेन्ड टैकी या ब्रेडी है तो हम ईसीजी करके देख सकते हैं कि रीज़न क्या है इसका। ओके, अगर कोई आदमी आके कहता है कि जी मुझे अचानक से ऐसा लगता है कि कोई मुझे हार्ट में एकदम से कोई करंट सा लगता है, एक सेकंड के लिए फिर ठीक हो जाता है, तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि शायद इसको वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं शायद, तो हम ईसीजी करके देख सकते हैं, हमें बिल्कुल साफ पता चल जाएगा कि क्या वजह है। फिर हार्ट ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा
पल्स इरेगुलर हो जाती है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक सिर्फ ईसीजी की फाइंडिंग है, इसमें पल्स में कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के अंदर हमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स के बाद हम ईसीजी करके उसको हम देख सकते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही थी। इसी तरह से इस्केमिक हार्ट डिजीज, शायद ये वो जगह है जहाँ हम सबसे ज़्यादा ईसीजी देखते हैं, और यही वो मकाम है जहाँ पे आप लोग जब हाउस जॉब में आएंगे तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत होगी। और this is the point where you should be knowing the things very very clearly. Okay, acute coronary syndrome, आप acute coronary syndrome पढ़ चुके होंगे अभी तक। ये वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पेशेंट चेस्ट पेन के साथ प्रेजेंट करता है, और उसका चेस्ट पेन जो होता है वो हार्ट की कंडीशन की वजह से होता है, या तो उसको एंजाइना होता है या उसको इन्फेक्शन हुआ होता है। और दिस इज द indication and maybe the most useful indication for requesting a ECG. Okay, इसी तरह से अगर ओल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, पहले किसी वक्त में हो चुका था, तो भी उसके टेल टेल साइंस जो हैं वो हमें ECG के अंदर नज़र आएंगे। ठीक है, क्यू वेव्स हमें नज़र आ जाएंगी, और डिपेंड करता है कि वो क्यू वेव्स हमें कौन सी लीड्स में नज़र आ रही हैं, और उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी टेरिटरी के अंदर, कौन सी आर्टरी के अंदर इसको प्रॉब्लम हुई थी। ये इंफीरियर वॉल था या इंटीरियर वॉल था या एंटीरियर सेप्टल था या लेटरल वॉल था या लेटरल वॉल विद पोस्टीरियर एक्सटेंशन थी, क्या था, ये कौन सा था, ये हम देख सकते हैं कि कौन सी लीड्स के अंदर हमें क्यू वेव नज़र आ रही है। तो ओल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन और रिसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन एवोल्यूशन। ठीक है, जिस वक्त एमआई डेवलप हो रहा होता है, बाज़ दफ़ा पेशेंट प्रेजेंट करता है एक उस विंडो के अंदर जब उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन एमआई उसका इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता है। और अब आजकल के जदीद दौर में हम क्या करते हैं कि पहले एसके दे दिया करते थे वहाँ पे, और अब हम क्या करते हैं, प्राइमरी पीसीआई कर देते हैं, उसकी परकुटेनियस कॉर्नरी इंटरवेंशन करते हैं, जिसकी वजह से उस अटैक को हम अबॉर्ट कर सकते हैं, उसको अटैक को बीच में ही हम ख़त्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी यूजफुल। तो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में हो सकता है एमआई पेशेंट कंप्लीट डेवलप करके आया हो, क्यू वेव्स बना के आया हो सकता है डेवलप हो रहा हो, उस स्टेज के ऊपर आया हो। द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द इवॉल्विंग एमआई दैट कैन बी पिक्ड अप ऑन अ 12 लीड ईसीजी। इसी तरह से ओल्ड एमआई जो है वो भी हम पिक कर सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस अगर एमआई नहीं भी है और एंजाइना है और अनस्टेबल एंजाइना, ये हुई एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में, आप इनको भी प्लेस कर सकते हैं। और एंजाइना में कुछ केसेस के अंदर हमें ईसीजी में चेंजेस मिलती हैं, कुछ में नहीं मिलती। इसी तरह से हाइपरट्रॉफी ऑफ एट्रिया और वेंट्रिकल्स। ठीक है, हम अपनी नॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी से जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो उनका डिफरेंट फंक्शन है और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उन पे लोड पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर हम माइट्रल स्टेनोसिस को ले लें, तो माइट्रल स्टेनोसिस में माइट्रल वेल्व जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, वो स्टेनोज्ड हो जाता है और ब्लड फ्लो वहाँ से कम हो जाता है। एट्रियम से वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो कम आता है और ब्लड स्टेगनेट करता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, जिसके नतीजे में लेफ्ट एट्रियम जो है आहिस्ता आहिस्ता हाइपरट्रॉफी होना शुरू होता है और फिर डायलेट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम लेफ्ट वेंट्रिकल की मिसाल लें, तो लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, जिसमें पेरिफेरल जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस होती है वो बहुत बड़ी भी होती है और कंटिन्यूअस बड़ी भी होती है और बहुत अरसे से बड़ी भी होती है, तो द लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट ventricular chamber has to push the heart against a pressure, against a increased pressure। वो नॉर्मल प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। इसी तरह से अगर एओर्टिक वेल्व जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल के आउटलेट के ऊपर है, अगर उसकी स्टेनोसिस हो जाए, तो भी हम ये देखते हैं कि उस नैरो वेल्व में से अब इसको ब्लड को उतने ही स्ट्रोक वॉल्यूम को बाहर निकालना जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए ज़्यादा मुश्किल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज़ टू एक्सर्ट प्रेशर
और वो जब प्रेशर एग्जर्ट करता है तो मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है, और जब मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है तो मसल मास बढ़ जाता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब बढ़ती है तो उसको हम ईसीजी पे डिटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सम अदर, इसी तरह से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को भी हम हाइपरट्रॉफी उसकी यहाँ पे हम ईसीजी पे पिक कर सकते हैं। देयर आर अदर इंडिकेशंस लाइक पेरिकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी एंड नॉन कार्डियक कंडीशन की एक एग्जांपल मैंने लिख दी है, जैसा कि हाइपरकैलिमिया या हाइपोकैलिमिया में भी हम ईसीजी की बाज़ दफ़ा मदद लेते हैं, और हमें बहुत यूज़फुल हेल्प मिलती है कि जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को हाइपोकैलिमिया या हाइपरकैलिमिया तो नहीं। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द ईसीजी। तो हमने जो अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे कि हमें इसको इंटेलिजेंट यूज़ करना है इस मोडेलिटी को, ठीक है, हमें जहाँ हमें पता है ये फ़ायदेमंद है हमें उससे फ़ायदे लेने हैं, जहाँ हमें पता है ये हेल्प नहीं करती है वहाँ पे हमें फिर कोई दूसरी मॉडलिटी को इन्वॉल्व कर लेना चाहिए। ओके, हमारे पास और भी मॉडलिटीज़ हैं, हमारे पास इकोकार्डियोग्राम है, हमारे पास इंटरवेंशनल कार्डियोग्राफी में एंजियोग्राफी है, सीटी एंजियोग्राम है। सो वी हैव अदर मॉडलिटीज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, इमेजिंग में भी और लैब्स में भी हमारे पास कार्डियक एंजाइम्स हैं, हमारे पास ट्रॉप आई है, ट्रॉप टी है। So there are other modalities. Excuse me, sorry. तो सारे कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज ईसीजी पे पिक नहीं हो सकती। सबसे पहले जो हम जिस चीज़ में देखेंगे कि कहाँ पे लिमिटेशंस हो सकती हैं, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोसिस ही तो वो पैथोलॉजी है जिसकी वजह से एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना या एमआई होता है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि इसकी लिमिटेशंस है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज तो डिस्पाइट हैविंग अ सिग्निफिकेंट coronary artery atherosclerosis, the ECG may be normal. ओके, इसी तरह से एंजाइना है, बहुत दफ़ा पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेंट करते हैं, जब तक वो अस्पताल पहुंचते हैं उनका पेन सबसाइड हो गया होता है, ईसीजी करते हैं नॉर्मल आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं रेस्टिंग ईसीजी। ओके, द रेस्टिंग, क्योंकि पेशेंट उस वक्त रेस्टिंग के अंदर होता है, तो रेस्टिंग ईसीजी इज नॉर्मल। So the normal resting ECG does not exclude the presence of a coronary artery disease. Okay, so it has some limitations. जरूरी नहीं है कि हर दफा coronary artery disease जो है या angina जो है वो हमें ECG में पिक हो जाए। Okay, बेटा इसमें चैट जो है ना दोबारा से ऑन कर दो। इसी तरह से हमने देखा कि हाइपरट्रॉफी में हमें हेल्प मिल रही है, लेकिन अगर चैम्बर्स डायलेट हो गए हैं और हाइपरट्रॉफी नहीं हुई है तो फिर हमें प्रॉबेबली
आप लोग सुन सकते हैं मुझे? जी सर। ओके, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्किंग, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। ओके, अच्छा, इसी तरह से हम लेफ्ट वेंट्रिकल का फंक्शन नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कितने परसेंट काम कर रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में सुना होगा, तो ये हमें ईसीजी से पता नहीं चलेगा। ओके, तो ईसीजी की कुछ लिमिटेशन, ये सारी लिमिटेशंस नहीं लिखी है, ना ही सारी इंडिकेशन लिखी है, ये वो चीजें हैं जो कि ब्रॉडली स्पीकिंग हमें पता होनी चाहिए। Now coming to the problems, coming to the various aspects of the ECG one by one. So P wave, this represents atrial depolarization, हम बार बार जिक्र कर चुके हैं, अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा। और अगर P wave सही आ रही है, हर QRS इंटरवल से पहले आ रही है और PR इंटरवल भी ठीक है, तो this determines a normal cardiac rhythm. A normal P wave followed by a normal QRS complex means the cardiac rhythm is okay. और अगर हम इसको देखना चाहें, पी वेव तो सारी 12 लीड्स के अंदर है, लेकिन हमें सबसे बेहतर कहाँ नजर आती हैं? ये लीड 2, यानी कि जो लिम्ब लीड 2 है, और V1 जो चेस्ट लीड 1 है। ओके, तो बेस्ट सीन इन लिम्ब लीड 2 एंड V1। ठीक है, क्योंकि ये एट्रिया को बेहतर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि इसमें भी क्यों में नहीं पढ़िएगा, बस इसको याद कर लें कि हमें अगर पी वेव को स्टडी करना हो तो हम मेनली कहाँ पे करते हैं? लीड 2 में करते हैं और V1 के अंदर करते हैं। अगर हम इन दो जगहों पे पी वेव को देख लें तो मतलब ऑलमोस्ट हमने तकरीबन सारी 12 लीड्स को देख लिया। QRS complex, this represents ventricular depolarization. The first negative wave or the first negative or downward deflection is the Q wave. This is very, very important to understand. Okay. Sorry, जो PR जो वो है इंटरवल है, या जो PR सेगमेंट है, PR सेगमेंट, वापस जाता हूँ, ये जो PR सेगमेंट है, इसके बाद जो पहली वेव नीचे आएगी, देखें दो वेव्स नीचे आई हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो जो पहली वेव नीचे आएगी इसको हम क्यू वेव कहेंगे। ठीक है, और जो पहली वेव ऊपर जाएगी उसको हम आर वेव कहेंगे। So the first positive deflection is the R wave. So the first negative deflection is the Q wave. The first positive deflection is the R wave. This is important to remember. Any negative deflection after R wave is the S wave. उसको हमने गलत फहमी में नहीं जाना कि वो Q wave है। R wave बाद जो negative deflection आएगी वो S wave आएगी, और जरूरी नहीं है कि S wave मौजूद हो। ओके, तो ये जरूरी नहीं है कि हर आपको लीड में एस वेव आपको लाजमी मिलेगी, लेकिन अगर आर वेव के बाद जो भी नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो एस वेव कहलाती है। ये उनके नाम रखे हुए हैं और उनका एक क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया समझना और उसको याद रखना बेहद जरूरी है। ओके, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? पी वेव के बाद जो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो हमेशा क्यू वेव कहलाएगी। फर्स्ट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हमेशा आर वेव कहलाएगी और आर वेव के बाद जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो एस वेव कहलाएगी। ये बज़ाहिर सिंपल है, लेकिन इसमें कहीं कहीं कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं। तो जब आप 12 लीड ईसीजी को दोबारा से गौर से देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि इस चीज की क्या अहमियत है, क्यों इस पे इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हम कब इसको एस वेव कहेंगे और कब क्यू वेव कहेंगे। क्यू वेव जो होती है वो अगर एक साइज से ज्यादा बड़ी हो तो वो ऑलवेज पैथोलॉजिकल होती है, इसलिए हमें डिटरमिन करना होता है कि ये क्यू वेव है या एस वेव है। ओके,
और एस वेव नॉर्मली प्रेजेंट होती है और डीप होती है बहुत सारी लीड्स के अंदर, इसलिए हमें उसको हरगिज कंफ्यूज नहीं करना क्यू वेव्स के साथ। तो अगर आर वेव के बाद एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन आ रही है, चाहे वो कितनी ही नेगेटिव हो और कितनी ही ज्यादा हो, मिसाल के तौर पर हम ये 12 लीड ईसीजी में आ गए हैं। अब आपको देखिए V1 में आप देखें ये छोटी सी फर्स्ट डिफ्लेक्शन है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, अब हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम आर वेव कहेंगे। ओके, एंड द फर्स्ट, इस आर वेव के बाद अब ये जो डीप वेव आएगी ये एस वेव कहलाएगी। ठीक है, यहां पर भी अगर आप देखें एवीआर में, तो दिस इज फर्स्ट इनिशियल डिफ्लेक्शन इज आर वेव, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अब हम इसको एस वेव कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें मिसाल के तौर पे 3 में, तो ये एक छोटी सी वेव है जो कि आर वेव से पहले आ रही है, तो इसको हम क्यू वेव कहेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। नॉर्मली जो क्यू वेव्स होती हैं वो हमें लीड 1 के अंदर ये लिम्ब लीड है और V5 V6 के अंदर छोटी सी क्यू वेव्स हमें नॉर्मल मिलती हैं। ठीक है, एबनॉर्मल क्यू वेव्स इज अगेन एन एंटायर सब्जेक्ट। ठीक है, एबनॉर्मल क्यू वेव्स में हम आज नहीं जाएंगे, ये एक पूरा सब्जेक्ट है और उसका क्या क्राइटेरिया होता है जब हम उसको एबनॉर्मल क्यू वेव कहते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि लीड 1 में V5 V6 के अंदर एक छोटी सी क्यू वेव हो सकती है, एंड दिस इज द नॉर्मल। ओके, presence of Q wave in those leads where they are not normally present signifies transmural infarction. Okay, तो ये इन्फाक्शन हो सकता है, ओल्ड इन्फाक्शन भी हो सकता है, न्यू भी हो सकता है, अगर साथ में और भी चेंजेस मिल रही हैं। तो क्यू वेव की सिग्निफिकेंस ये है कि ये इन्फाक्शन को लीड करती है। इन्फाक्शन इज अ बिग प्रॉब्लम। इस वजह से हम क्यू वेव को बड़ा कॉशियसली देख रहे होते हैं। ओके, इसमें हम कोई वी डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस विद द क्यू वेव। T wave, this represents ventricular repolarization, and again क्योंकि ये वेंट्रिकल के अंदर है, वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को शो करती है, तो इस्कीमिया में ये बहुत आसानी से इन्वॉल्व हो जाती है टी वेव। तो इसको हमें ये देखना चाहिए कि लीड 1 2 यानी कि लिम्ब लीड्स 1 और 2 और V2 से लेकर V6 तक ये अपराइट होती है। ठीक है, ये जो लीड्स हैं ये अपराइट होती हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। ओके, फीमेल पेशेंट्स में, जो यंग फीमेल पेशेंट्स हैं, उनके अंदर V2 में भी बाज़ दफ़ा टी वेव जो होती है वो नेगेटिव मिल सकती है हमें। ओके, अदरवाइज V2 से लेकर V6 तक के चेस्ट लीड्स हैं जो कि चेस्ट पे प्लेस की जाती हैं, जिसकी आपने डायग्राम देखी थी। इसके लिए मैं आपको दोबारा से उस पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें, इस पे गौर करें, तो ये जो लीड्स की प्लेसमेंट है, ये एरिया है जहाँ पे लेफ्ट ब्रेस्ट होता है ना, ये लेफ्ट निपल है, यहाँ पे ये मेल सब्जेक्ट है। इन केस ऑफ फीमेल, दीज लीड्स आर प्लेस्ड underneath the breast. Okay, so here there may be a breast tissue, and this sometimes leads to a change in the electrical activity which is sensed at the surface of the body, that is the skin. So in young female patients, V1 and V2 may be downwards. Okay. In lead 3 and V1 both positive and negative. Excuse me. ओके, एसटी सेगमेंट। तो हमने अभी तक पी वेव के बारे में मुख्तसर सा तारुफ देखा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को हमने स्टडी किया हल्का सा, और टी वेव के बारे में हमने देखा कि टी वेव जो है वो कहाँ पे अपराइट होनी चाहिए।
इसको हमेशा अपराइट होना चाहिए। कौन सी लीड्स में हमेशा ही इसको अपराइट होना चाहिए। अब आ जाइए एसटी सेगमेंट की तरफ। ये एक नॉर्मल एसटी सेगमेंट है। एसटी सेगमेंट्स पे इतनी तवज्जो इसलिए दी जाती है कि इस्कीमिया जो होता है या जब इन्फाक्शन डेवलप हो रहा होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, उस वक्त एसटी सेगमेंट चेंजेस बहुत ज़्यादा नुमाया तौर पर नज़र आती हैं और हम उसी से पहचानते हैं। एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन को हम एसटी सेगमेंट चेंजेस, तो ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है जो वेंट्रिकल से जनरेट हो रही होती है। और अगर आप कार्डियक साइकिल में गौर करें तो ये सारी जो एक्टिविटी है जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक चल रही है, ये सारी की सारी वेंट्रिकुलर एक्टिविटी, ये डीपोलराइजेशन एक्टिविटी है, ये रिपोलराइजेशन। तो अगर वेंट्रिकल के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हो रही है जो कि नॉर्मल है, तो हमें चेंजेस भी इसी एरिया में मिलेंगे। तो ये एसटी सेगमेंट जो है ये हमें आमतौर पर डिस्टर्ब मिल जाता है। अगर एंजाइना या इस्कीमिया हो रहा है तो हमें एसटी सेगमेंट डिस्टर्ब मिल सकता है। लेकिन हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पेशेंट रेस्टिंग स्टेट के अंदर है तो बहुत दफ़ा जो एंजाइना ऑफ एफर्ट है उसके अंदर हमें एसटी सेगमेंट नॉर्मल मिल जाता है। लेकिन अगर हम एक्टिव, अगर ड्यूरिंग द पेन हमारे पास मरीज आ जाता है तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि हमें एसटी सेगमेंट में चेंजेस मिल सकती हैं। ये एलिवेशन भी हो सकती हैं, डिप्रेशन। अचानक से एक सेकंड में डेवलप नहीं होता, बल्कि वो भी एक इंजरी के फेज से गुजर के फिर इन्फेक्शन बनता है। देखा, हम पहले इसको बात कर चुके हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है। ये वो लाइन है जिसपे, यहाँ पे मुझे इंटरनेट के कनेक्शन के बारे में कुछ मेरी स्क्रीन पे चीजें आ रही हैं। आप लोग मुझे सुन सकते हैं अच्छी तरह से? यस सर, बस बीच में थोड़ा पॉज आ गया था, तो अब सही है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एसटी सेगमेंट की जो चेंजेस होती हैं या जो डिप्रेशन होता है, अब आपने देखा ये डिप्रेस है एसटी सेगमेंट। आइसो इलेक्ट्रिक लाइन ये है, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन ये है, और ये एसटी सेगमेंट इससे नीचे है। ओके, यहाँ पे भी आप देखें एसटी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से एसटी सेगमेंट। आइसो इलेक्ट्रिक हम क्यों कह रहे हैं? एक्टिविटी नहीं है वहां पे। अगर हम ईसीजी स्ट्रिप चला दें और पेशेंट को अटैच ही ना करें तो एक लाइन से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से unfortunately if someone dies and the heart stops beating and there is no electrical activity in the heart, so there will be a flat line, so there is no activity. तो वो जो लाइन है वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहलाती है। जब कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव में आ जाती है। तो वो पॉजिटिव जो होती है वो अपवर्ड डिफ्लेक्शन कहलाती हैं, और जो नेगेटिव होती हैं वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन कहलाती हैं। ठीक है, तो इस लाइन को हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं। तो अगर एसटी सेगमेंट इस लाइन से नीचे उतर आया है या ऊपर चला गया है तो इसको हम पैथोलॉजिकल मानते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू रेयर केसेस। तो एसटी सेगमेंट की जो डिप्रेशन है वो तीन तरह की हो सकती है। अप स्लोपिंग, ये आप देखें, दिस इज द जे पॉइंट जहां पे एस वेव खत्म हो गई। ओके, ये आर वेव यहाँ खत्म हुई थी, ये एस वेव थी, ये एस वेव यहाँ से खत्म हो गई है। अब ये एस टी सेगमेंट है लेकिन ये अप स्लोप कर रहा है और टी वेव के साथ मर्ज कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि ये एस वेव के साथ ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल है, या डाउन स्लोप, डाउन आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये दिस इज डाउन स्लोपिंग। ओके, और तीसरी फिगर में आप देखेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो तीन तरह के हमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के पैटर्न्स नजर आ सकते हैं।
अप स्लोपिंग, डाउन स्लोपिंग एंड हॉरिजेंटल। तो डाउन स्लोपिंग या हॉरिजेंटल, डाउन स्लोपिंग या हॉरिजेंटल, दे आर ऑलवेज पैथोलॉजिकल। अगर इस तरह का कोई पैटर्न हमें मिल रहा है या इस तरह का कोई पैटर्न हमें मिल रहा है, सो दिस इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ओके, अप स्लोप पॉसिबिलिटी है कि ये बाज दफा टेकिकार्डिया के अंदर अप स्लोपिंग एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हमें मिल जाता है। तो इसको हमें केयरफुली देखना पड़ता है कि हमें बाकी चीज़ों से मिला के देखते हैं कि ये इस्कीमिया हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी तरह से एक और जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल एसटी सेगमेंट है। ये देखिए, ये पी वेव है, ये इसमें आप देखें देयर इज नो क्यू वेव, आर वेव है, फिर ये एस वेव है, और एस वेव वहीं से शुरू हो रही है जहाँ पे पी क्यू इंटरवल, पी क्यू जहाँ था, जो सेगमेंट था वो ख़त्म हुआ था, वहीं से आर वेव शुरू हो रही है, ये सॉरी एस टी सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। ओके, फिर टी वेव आ रही है। यहाँ पे आप देखिए 1 2 तकरीबन 2 स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं, ये 2 या 3 स्मॉल स्क्वायर्स जो हैं, ये आप अगर देखें तो ये 1 2 और 3, अगर यहाँ से हम शुरू करें तो ये 3 स्मॉल स्क्वायर्स नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो ये वो रीज़न होता है जिसकी वजह से हमें ग्राफ को पीछे ग्राफ पेपर पे हम इसको देखते हैं, क्योंकि हमें इसको बड़ा प्रिसाइजली मेजर करना होता है। ओके, तो ये अप स्लोपिंग है, ये दिस इज अप स्लोपिंग। इसी तरह से ये हॉरिजॉन्टल है। इसको अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक लाइन मान लें तो 1 2 और 2.5 स्क्वायर्स हैं जहाँ पे ये नीचे आ गया। ओके, इसी तरह से ये डाउन स्लोपिंग है। ओके, तो ये एसटी सेगमेंट जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आप लोग जब भी काम करेंगे मेडिसिन की ओपीडीज के अंदर या मेडिसिन के इमरजेंसी रूम के अंदर, यू मस्ट बी एबल टू पिक अप दीज फाइंडिंग्स। अगर आपने इतना पिकअप कर लिया है तो बाकी काम आप अपने सीनियर डॉक्टर्स के ऊपर छोड़ सकते हैं। अगेन दिस इज वन स्लाइड जो कि हम इससे मिलती जुलती स्लाइड पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पे मकसद क्या था कि आपको ये बताया जाए कि आर आर इंटरवल, ये 2 कॉम्प्लेक्सेस यहाँ शो किए गए हैं, और 2 कॉम्प्लेक्सेस को शो करने के बाद हम इसमें एक और इंटरवल, हमने पी आर इंटरवल देखा था, हमने क्यूटी इंटरवल देखा था, और हमने एक और स्लाइड में आर आर भी देखा था। यहाँ दोबारा से उसको हमने एक और स्लाइड इसलिए लगाई है कि इसको हम दोबारा से आर आर इंटरवल देख सकें। जो आर की टॉप है और जो अगला आर है इसकी टॉप है, ये आर आर इंटरवल है, एंड दिस शुड बी इक्वल। इसके आगे अगर हम बहुत सारे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लगाते जाएं और एक लंबी लॉन्ग स्ट्रिप ले लें, लीड 2 की लॉन्ग स्ट्रिप ले लें जिसमें पी वेव बड़ी क्लियर नजर आ रही हो, तो हम देखेंगे कि आर आर इंटरवल जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो एक जितना रहता है। ओके, सो देयर इज नो ग्राफ पेपर हियर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कितना इंटरवल है? ओके, सो ग्राफ पेपर इज मस्ट। ग्राफ पेपर बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हमें ये सारे जो छोटी छोटी से इंटरवल्स हैं और जो वोल्टेजेस हैं, वेरी स्मॉल वोल्टेजेस एंड वेरी स्मॉल इंटरवल्स एंड सेगमेंट्स, हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, नेकेड आई से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 2-3 स्लाइड्स हैं सिर्फ इसलिए कि जो कुछ हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा उसका हम थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकें, ये देखने के लिए कि क्या हमें चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। इसमें कोई डायग्नोसिस तो ऊपर एविडेंट है, लेकिन आप बताएंगे कि क्या चीज़ इसमें हमें, क्या एबनॉर्मलिटी है, कोई बताएगा? जी, एनीबॉडी? टेक योर टाइम, इसको गौर से देख लीजिए और फिर मुझे बताइए इसमें क्या एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है। यस, वेरी गुड कुरतलैन, आपने बिल्कुल सही बताया है, रिदम इज इरेगुलर। ओके, हमें कैसे पता चला कि रिदम इज इरेगुलर?
पहले तो एक परसेप्शन है, जब आपने ईसीजी को एक हद तक समझ लिया है तभी आप बता सकते हैं कि रिदम इज इरेगुलर। सो दिस इज वेरी गुड कि आपने वो स्टेज रीच कर ली है, आपने यू हैव अटेन्ड दैट स्टेज आर इंटरवल से। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मारिया आपने सही बताया है, हफ्सा आपने सही बताया है, कुरतुलैन आपने भी सही बताया। आर इंटरवल से हमें पता चलेगा कि इसका जो पेशेंट का जो रिदम है वो एक जितना नहीं है, ठीक है, एक जैसा नहीं है इसके अंदर। ओके, तो अगर हम फॉर एग्जांपल ये है AVF की लीड मेरे सामने, यहाँ पे थोड़ी सी ये ऊपर से चीज़ें आ रही हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो यहाँ पे अगर हम इसको काउंट करें, या ये V2 के अंदर अगर हम काउंट करें, तो 3 स्मॉल स्क्वायर ये हैं, फिर एक लार्ज स्क्वायर है, तो ये 8 हो गए, फिर ये 8 और 5 13 हो गए, और 14 15 और 16, ये 16 है। आर 16 स्मॉल स्क्वायर्स हैं, और फिर आप देखें 2 और 5 7 और 3 10। तो यहाँ पे आर इंटरवल जो था वो 16 पे था, यहाँ पे अर्ली आ गया है यार, ठीक है। फिर अगेन आप देखें ये तकरीबन 17 के बाद फिर आया है, और फिर उसके बाद तकरीबन 14 के बाद फिर आया है। स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करते जाइए आप, ठीक है। तो इस तरह से जब हम आर इंटरवल देखेंगे तो हमें वेरिएबल लग रहे हैं ना, एक जैसे नहीं लग रहे हैं हमें। इसके अंदर देखें यहाँ पे आर वेव बड़ी नुमायां है, 3 5 5 एंड 4, ठीक है। तो 5 and 5 10 and 4 14 and 3 17। लेकिन यहाँ पे आप देखें 2 and 5 7 and maybe 3.5, तकरीबन 10, वही है। ऑब्वियसली एक साथ रिकॉर्ड हो रही है सारी। तो ये आर इंटरवल जो है वो आप देखें कि बराबर नहीं है। और भी कोई चीज़ है क्या इसके अंदर? लीड 2 पे आ जाइए ज़रा। नो डेफिनेट पी वेव, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। बिजार सी पी वेव हमें लग रही है, जो पता नहीं चल रहा कि पी वेव है या नहीं है। ओके, तो पी वेव नहीं होगी, और आर इंटरवल जो है वो, अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रही ना ये वाली स्लाइड, तो प्लीज डोंट टेक इट टू द हार्ट, ठीक है। इसमें परेशान कोई भी नहीं हो ना, आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, कोई 60 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, सो प्लीज डोंट टेक इट टू हार्ट। अगर ये आपकी स्लाइड नहीं समझ में आती है कोई बात नहीं है, ये चीज़ें एक दिन में नहीं समझ में आती। इसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को पहले याद करना पड़ता है, फिर आप जाके जब आप नॉर्मल चीज़ें देख लेते हैं, जैसा कि हमने पहले भी किया, हमने पहले एक्सरे में और सीटी स्कैन में भी देखा कि जब हमें नॉर्मल का अच्छी तरह से पता चल जाता है, हम बार बार नॉर्मल इमेजेस को देखते हैं, और जो वेरिएशन इन नॉर्मल है उनको बार बार देख लेते हैं, फिर हमें पता चलता है कि व्हाट इज एबनॉर्मल, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक आपको उसका फ्लेवर देने के लिए कि कहीं एबनॉर्मल चीज़ें कैसी हैं और कैसे हम उनको पिक करना शुरू करेंगे, ये 2-3 स्लाइड्स मैंने इसमें डाली। जी, इसके अंदर बताएं क्या है, कोई कोई बता सकता है क्या? और अगर आप लोगों की समझ में नहीं आए तो प्लीज़ प्लीज़ परेशान ना हो। ये हम जो हमारा आज का जो मकसद था वो हम ऑलमोस्ट वी आर डन विद दैट, जो हमारा आज का टेक्स्ट था। लेकिन ये एक तरह का रिकैप है, जो हम रिकैप है ये, ठीक है। तो इसलिए हमने कुछ इसके अंदर मैंने कुछ स्लाइड्स इसमें ऐड कर दी हैं। जी जनाब, इसमें कोई बताएगा क्या चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, क्या चीज़ एबनॉर्मल नज़र आ रही है आपको? यस, गुड। अक्सा, आयशा, बिल्कुल सही है। एसटी एलिवेशन है, कहाँ पे है एसटी एलिवेशन?
लीड 2 और 3 के अंदर। ओके 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 ओके, शाबाश, वेरी गुड। एसटी एलिवेशन कितने मिलीमीटर की है, चलें ये बताएं। आपने बहुत अच्छा बताया, अब ये भी बताइए कि कितने मिलीमीटर है। एवीएफ में भी है, वेरी गुड वेरी गुड। तैयबा शाहिद, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये 2-3 के अलावा एवीएफ के अंदर भी एसटी एलिवेशन है। ओके, तो ये तीनों जो लीड्स हैं ये इंफीरियर पार्ट को, इंफीरियर वॉल को अच्छा देखती हैं, ये 2-3 एंड एवीएफ। तो इसके अंदर हमें वाज़ेह तौर पे एसटी एलिवेशन नज़र आ रही है। तो कोई बताएगा 2 के अंदर कितनी एलिवेशन है? तकरीबन 1.5 स्मॉल स्क्वायर है, ठीक है। और कुछ और भी है क्या? लीड 3 को जरा गौर से देखिए, इसमें भी हमें 1.5 स्मॉल स्क्वायर की है। और ये क्या है, इसको हम कौन सी वेव का नाम देंगे? डिफ्लेक्शन है, यस डिफ्लेक्शन है। आर वेव, एस वेव, एस वेव, यस, दिस इज क्यू वेव। ठीक है, अब आप उस स्लाइड पे जाएं जिस पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, और क्या लिखा हुआ है? The first negative deflection is the Q wave. Okay. Negative deflection after R wave is the S wave. ठीक है, तो ये हमें फायदा हो गया ये स्लाइड रखने का, कि जो कॉन्सेप्ट शायद नहीं बन पाया था अब वो बन जाएगा। अब आप लोग इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे। ओके, अब हम वापस जा रहे हैं उसी स्लाइड के ऊपर। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, यहाँ पर इज देयर एनी, ये क्या है, इसको हम क्या मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, और इसको हम क्या मानेंगे? इज दिस एस वेव और क्यू वेव? दिस इज क्यू वेव, yes, this is Q wave because this is not preceded by the R wave। ठीक है, अगर इससे पहले R wave आई होती तो फिर हम इसको S wave मानते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये R wave है, दिस इज द फर्स्ट अपवर्ड डिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको हम S wave जरूर मानेंगे, लेकिन इसको हम S wave इसलिए नहीं मानेंगे कि इसके बाद R wave आ रही है। ओके, R wave से जो पहले जो नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो Q wave कहलाएगी। तो ये उसूल आप याद रखें कि the first negative deflection is Q wave and the first positive deflection is R wave, and the negative deflection after R wave is S wave। Okay, so is this clear now? इसमें कोई confusion तो नहीं है? Okay, thank you, thank you, thank you। All right, तो अगर हमारे सामने ये ECG आ जाए और हमें ये पता हो कि बाकी लीड्स नॉर्मल लुकिंग हैं, पहले तो हमें नॉर्मल का पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी हमें नॉर्मल का पता होना चाहिए कि नॉर्मल कैसी होती हैं। वो हमने कोशिश की है कि हम उन्हें याद कर लें, याद नहीं हुई होंगी कोई बात नहीं है, हम दोबारा याद कर लेंगे, 10 दफ़ा याद करेंगे, हमें याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप एक चेहरे को जब रोज़ देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप उससे अगर कभी वंस इन जिंदगी में एक ही दफ़ा देखेंगे तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको पहचान लें कि हाँ मैंने तुम्हें पहले भी कभी देखा है। लेकिन जो लोग आपकी जो क्लास में स्टूडेंट्स जो आपके सामने हैं, जो रोज़ आपके साथ आती जाती हैं, बैठती हैं, दे मे बी इन 100, आप उनको सबको पहचान लेते हैं ना, क्योंकि आप फेमिलियर हो चुके होते हैं। तो यहाँ से हमें फेमिलियर होने की ज़रूरत है। नीड टू बिकम फेमिलियर विद दीज 12 लीड्स।
द इमेजेस ऑफ दीज 12 लीड्स। एक दफ़ा हम इनसे फेमिलियर हो जाएंगे तो फिर हमें उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है वो हम उसको आसानी से पिक कर सकेंगे। ओके, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी मिल रही है और क्यू वेव्स भी आ गई हैं। ओके, सो ये ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, और क्योंकि 2, 3 और एवीएफ के अंदर हैं क्यू वेव, इसलिए हम ये कहते हैं कि ये रिप्रेजेंट करते हैं इंफीरियर लीड्स को। ठीक है, ये हम लीड्स के चक्कर में इसलिए नहीं पढ़े कि वो बिल्कुल प्योर फिजियोलॉजी थी, इसलिए हम उसमें नहीं पढ़े, लेकिन जब जैसे ही आप अपनी किताब खोलेंगी मेडिसिन की तो आपको पता चल जाएगा कि इंफीरियर वॉल के लिए आपने किन लीड्स को देखना है और एंटीरियर वॉल के लिए और लेटर वॉल के लिए आपने किन लीड्स को देखना है। ओके, सो अनदर वन। जी जनाब, अब बताइए। जी, टेक योर टाइम, नो इश्यूज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। एसटी एलिवेशन जो है वो दैट इज प्रेजेंट इन V2, V3, V4, even in V5. I can't see the V6, उसके सामने ये आप लोगों का चैट बॉक्स आ गया। तो V5 में भी अगर आप देखें, V5 तक तो मैं देख सकता हूँ, ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है, ये आर वेव है, ये एस वेव है। आप देखें एसटी सेगमेंट ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ है, 4 स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर्स ऊपर उठा हुआ है। ओके, यहाँ पर 1, 2, 3, ऑलमोस्ट 4 स्क्वायर यहाँ भी उठा हुआ है ना। ठीक, तो दिस इज एसटी एलिवेशन। यहाँ पे बराए नाम है V1 के अंदर, लेकिन V2, V3, V4, V5 एंड शायद V6 में भी हो। आई कांट सी द V6। इज देयर एनीथिंग एल्स? और कुछ नजर आ रहा है आपको इसमें? ठीक है, आपने लीड 1 के अंदर इसलिए आ रहा है कि शायद V6 में भी होगा, ये लेटरल वॉल को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया है ना। तो 1 जो है, 1 और AVL वो लेटरल वॉल को शो करती हैं। अगर आप देखें तो बहुत मामूली सा 1 स्मॉल स्क्वायर के बराबर, जो जैसा तकरीबन 1 होता है ना वैसे ही AVL होता है। ये बहुत वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज़ आ रही है इसके अंदर। और और बताइए, और क्या वाज़ेह चीज़ क्या नज़र आ रही है इसके अंदर? आप लोग अपना फोकस रखें, जो चेस्ट लीड्स हैं V1 से लेकर और V6 या V5 तक, आप प्लीज़ अपना फोकस वहाँ पे रखें। और फिर मुझे बताइए कि व्हाट एबनॉर्मल डू यू सी इन द चेस्ट लीड्स ना। चेस्ट लीड्स आर फ्रॉम V1 टू V6, लेकिन जो सेप्टम है वो V1, V2 के ऊपर होता है, और बाकी जो है वो V3, V4, V5 या एंटीरियर चेस्ट लीड्स, V2 से V5 तक एंटीरियर चेस्ट लीड्स हैं,
और V6 जो है वो V5 और V6 वो लेटरल चेस्ट को देख रहे होते हैं, लेटरल हार्ट को। तो इसमें जो हमें, जहाँ पे आपने ST सेगमेंट देखा है वहीं पे और बताइए और क्या है इसके अंदर। जी जनाब, कोई रिस्पांस नहीं है आपको उनकी तरफ से? टैकीकार्डिया? नो, देयर इज नो टैकीकार्डिया। ओके। आप जब इसको स्टडी करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? अच्छा चलें इसको देखते हैं। PR इंटरवल कितना है? इसको भी छोड़ दें। ये कौन सी वेव है? ये कौन सी वेव है? सिर्फ इसका बताइए, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है मुझे बताइए ये कौन सी वेव है। R वेव, वेरी गुड। और ये कौन सी वेव है? ये कौन सी वेव है? S वेव, शाबाश, वेरी गुड। ओके, इसका प्रिंसिपल क्या है? S वेव कब आती है? S वेव कब आती है? यस, एनीवन फ्रॉम योर साइड? S वेव कब आती है? आफ्टर द R वेव, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम नीचे आ गए हैं ना, इसमें V2 में आ गए हैं। ओके, V2 को गौर से देखिए, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है। दिस इज द आइसोइलेक्ट्रिक लाइन। ये कौन सी वेव है? इसीलिए मैं कह रहा था आप लोगों को कुछ चीजें याद करनी है जी। द फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन इन QRS कॉम्प्लेक्स इज Q वेव। यस, वेरी गुड। मरियम इकबाल, तैबा एंड अरीबा खान, आपने सही जवाब दिया है। दिस इज द Q वेव। ओके, दिस इज नॉट द S वेव बिकॉज दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन। ओके, ये R वेव के बाद नहीं आई है। देयर इज नो R वेव हियर। आपको कहीं नजर आ रही है R वेव? इसमें आपको कहीं R वेव नजर आ रही है क्या? यहाँ तो हमें R वेव नजर आ रही है ना, ये छोटी सी R वेव है। लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे V2, V3 एंड V4 देयर इज नो R वेव। तो जब R वेव नहीं है तो फर्स्ट वेव क्या कहलाएगी? Q वेव कहलाएगी। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, एलिवेशन तो है, यस, ST एलिवेशन तो है। ST एलिवेशन की तो हम बात ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ST एलिवेशन है, यहाँ पे ST एलिवेशन है, यहाँ ST एलिवेशन है और यहाँ भी हल्की सी ST एलिवेशन है। दिस वी हैव ऑलरेडी एग्रीड अपॉन। और क्या है? ठीक है, सो इफ देयर इज नो R वेव तो अब हम इसको Q वेव मानेंगे। लेकिन अगर हम, इसमें भी एक पॉइंट आता है जो आप लोगों को कंफ्यूजन है। आपने जो इसको पहले S वेव लिखा था,
वो एक स्टेज है जिससे गुजरना जरूरी है, ठीक है। टेक्निकली दिस इज क्यू वेव, लेकिन हम ये देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि आर वेव है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको क्यू एस कहते हैं, लेकिन ये क्यू वेव कहलाएगी ये, ओके। ये क्यू एस कहलाएगा, लेकिन दिस इज क्यू वेव, बेसिकली दिस इज क्यू वेव, क्योंकि ये एक सेटल्ड लॉ है कि जो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है वो क्यू वेव कहलाएगी। इफ इट कम्स बिफोर द आर वेव और इफ द आर वेव इज नॉट प्रेजेंट, अगर वो आर वेव से पहले आ रही है तो क्यू वेव कहलाएगी, और अगर आर वेव है ही नहीं तो इसको हम क्यू एस कह सकते हैं। लेकिन यहाँ हम इसको क्यू एस भी नहीं कहेंगे, यहाँ हम इसको क्यू वेव कहेंगे, ठीक है। हम इसको क्यू वेव कहेंगे, लेकिन हमें पता है कि एस वेव इसके साथ ही मर्ज हो गई है, और ये जो है ये एस टी सेगमेंट है, ये एस टी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड है यहाँ पे, ओके। एस टी सेगमेंट जो है वो एलिवेटेड है, तो दिस इज क्यू वेव, बेसिकली दिस इज क्यू वेव, ओके। क्यू वेव सिग्निफाइज व्हाट? क्यू वेव क्या सिग्निफाई करती है? क्यू वेव सिग्निफाई करती है जब वो वहां मौजूद हो जहां उसको नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्लीज इस पे स्लाइड पे वापस जाएं। Presence of Q wave in those leads where they are not normally present signifies transmural infarction, okay। तो इसको ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शन है, ये सब एंडोकार्डियल नहीं है, ये ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शन है। मींस थ्रू आउट दी जो मायोकार्डियम है उसकी जो पूरी विड्थ है उसको उसने इन्वॉल्व कर लिया है और वो नेक्रोज हो गया है, इस वजह से यहाँ पर अब ये क्यू वेव कहलाएगी, ओके। सो आर वी डन विद दैट? इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर नहीं है तो मुझे बता दें। यस, ट्रांसम्यूरल एमआई, वेरी गुड, ओके। So this signifies transmural infarction, okay. So this is anterior wall MI. आप में से कोई बताएगा ये क्या चीज़ है? ये हमने पढ़ा नहीं है, डिस्कस नहीं किया है, लेकिन शायद आपकी कोई बैकग्राउंड नॉलेज हो जिसकी बेसिस पे आप बता सकें। ये सारी टू है, इसमें आप देखें यहाँ पे ये छोटे छोटे से सेगमेंट दिए इन्होंने, तीन तीन कॉम्प्लेक्सेस के, तीन तीन साइकिल के, 1, 2 and 3, AVR, AVL and AVF, V1, V2, V3, V4, V5 एंड V6। लेकिन नीचे जो है वो यही लॉन्ग लीड 2 जो है ये नीचे कंटिन्यूअस चल रही है, इसको हम लॉन्ग लीड 2 कहते हैं। लॉन्ग लीड 2 जो होती है हम इसलिए कहते हैं कि हमें पता है कि अगर हमें रिदम देखना है तो हम 2 में देखते हैं। पी वेव जो होती है वो 2 में बहुत अच्छी होती है, तो हम इसको लॉन्ग लीड 2 देखते हैं। तो अगर आप इसको पूरे को रीड करें, पूरी लीड को रीड करें, तो क्या इसमें आपको कोई एबनॉर्मेलिटी नजर आई है? क्या इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नजर आई है? ब्रेडिकार्डिया तो नहीं है इसमें, लेकिन कुछ और है। स्पेसिफिकली मुझे बताइए ये क्या चीज़ है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये इंसिडेंटल फाइंडिंग है यहाँ पे, इसको हम एक्टोपिक बीट कहेंगे, ठीक है। ये एक्टोपिक बीट है। आप देखिए ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत अजीब सा हो गया है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये बहुत छोटा सा हो गया है, 2 में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नजर आ रहा है इसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है, ठीक है। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स छोटा हो गया, लेकिन ये वाला जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये इस पी वेव के बाद ये बहुत ब्रॉड है और बिजार सा है, ओके। और क्योंकि ये एक्टोपिक साइड से, ये साइनस रिदम में नहीं आ रहा, ये अलग से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, तो ये जहाँ भी जो कुछ यहाँ हो रहा है इसकी वजह से एक्टोपिक बीट्स यहाँ से जनरेट हुई हैं। तो ये एक जस्ट बाय वे ऑफ पासिंग मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये हमारे आज के इसमें सिलेबस में था नहीं, आज के हमारा जो वो था। जी जनाब, यहाँ पे बताइए क्या है? एनीवन? इसके अंदर पी आर इंटरवल भी प्रोलॉन्ग है, इसको आप स्लाइड को बाद में जरूर देखिएगा। जो पी आर इंटरवल है वो आप देखें 4 और तकरीबन
4, 8 खाने आ रहे हैं, थोड़ा सा स्लाइटली लॉन्ग PR इंटरवल भी आ रहा है। जी, इसमें हमें क्या नजर आ रहा है? Anything abnormal that you may be able to pick up? Anterior septal means ये septum है, septum is represented in V2, V3, V4 and V5. तो आप देखें 3 और 4 में, 4 में, 3 में, 2 में और V1 में कुछ नज़र आ रहा है? ST एलिवेशन है, बहुत मिनिमल सी ST एलिवेशन है, 1 स्मॉल स्क्वायर आप कह सकते हैं, यस 1 स्मॉल स्क्वायर है ST एलिवेशन का। और क्या चीज़ है, क्या चीज़ बहुत नुमाया है इसके अंदर? वेरी वेरी ऑब्वियस। Yes, very good. Ariba Khan, yes, Q wave. Where are the Q waves? Yes. ट्रांसम्यूरल MI है, कहाँ पे है, किस जगह पे है? आप मुझे Q waves आइडेंटिफाई करके बताएं हिरा, where are the Q waves? सर लीड V1 V2 में जो ये फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन है, तो V1, V2 एंड और V3 में भी फर्स्ट नेगेटिव V3, डिफ्लेक्शन जो प्रेजेंस है, तो उसमें उसको V3, हम V4 को भी देख लीजिए गौर से। जी जी सर, उसमें भी V4 को भी आप गौर से देखेंगी तो आपको लगेगा कि वहाँ पे भी Q वेव ही है। जी जी वहाँ सर। पे देयर इज आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से ऊपर कोई डिफ्लेक्शन हमें नजर ही नहीं आ रही ना, वहाँ पे R वेव है ही नहीं। आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आप इसमें देख रहे हैं, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन आ रही है, ये पहली डाउन डिफ्लेक्शन आ गई, ठीक है, ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन चल रही है, ये P वेव आई, फिर ये यहाँ से सीधी डाउन डिफ्लेक्शन आ गई, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी, ये P वेव आ गई, फिर ये इट्स अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन। 4 में आ जाए, आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के बाद इट्स अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, ठीक है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है ये, ओके। और फिर T वेव इन्वर्जन है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी T वेव इन्वर्जन है, यहाँ पर भी T वेव इन्वर्जन है। ये T वेव्स जो हैं दे शुड बी अपराइट, इनको अपराइट होना चाहिए, लेकिन ये अपराइट नहीं है, ये इन्वर्टेड है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे अहम चीज़ जो इसमें हमें नज़र आ रही है वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ Q वेव कि जो सेप्टम के सामने का हिस्सा है, यानी कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के सामने का जो हिस्सा है V1 और V2, उसमें Q वेव हमें नज़र आ रही हैं। और एंटीरियर वॉल का जो हिस्सा है, जो इनके V2 से V5, उसमें भी हमें कुछ हिस्से में V3, V4, V2, V3, V4 के अंदर हमें Q वेव्स नज़र आ रही हैं। तो इसको तो हम ये कहेंगे कि ये सेटल हो रहा है, ये ठीक है, ये पुरानी, ये कुछ देर के बाद ECG ली है, जबकि Q वेव्स बहुत नुमाया नज़र आ रही हैं, लेकिन ST सेगमेंट जो है अपनी जगह पे वापस आ चुके हैं, ओके। अगर ये स्लाइड्स आपको समझ में नहीं भी आ रही हैं तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी थोड़ी भी समझ में आ रही हैं, इवन 5% भी समझ में आ रही हैं, तो दिस इज अ गुड स्टार्ट। हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, चलें जी, बताइए क्या आपको खास नजर आया इसके अंदर? हमने क्राइटेरिया डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए आपसे पूछना नामुनासिब होगा कि आप हमें साबित करके बताएं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। बट एनीथिंग अनयूजुअल, आपको कोई चीज अनयूजुअल नजर आ रही है क्या इसके अंदर? अगर कुछ अनयूजुअल नजर आ रहा है तो प्लीज मुझे बताइए। वेरी गुड, मायरा जाकिर,
बिल्कुल सही है, यही है एक्चुअली इशू यहाँ पे। क्यू वेव्स कहाँ है भाई इसमें? हिरा, आपने क्यू वेव्स कहाँ देख ली इसमें? यस, एसटी सेगमेंट इसमें डाउन स्लोप कर रहा है, यू आर राइट। इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपकी फाइंडिंग बिल्कुल सही है, योर फाइंडिंग इज करेक्ट। ओके, आपकी जो आपने जो पॉइंट बयान किया है यहाँ पर अरीबा खान, आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन हम इस वक्त इसको इस्कीमिया के रेफरेंस में नहीं देखेंगे। जो आपने बताया था कि इसके अंदर एस वेव बड़ी प्रोमिनेंट है, बहुत नुमाया है इसके अंदर। अगर आप देखें तो जो वोल्टेज क्राइटेरिया है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमें हर चीज़ के वोल्टेज पे नज़र रखनी है ना, कि जो डिफ्लेक्शंस हैं वो कितनी हैं। तो पी वेव तो आप देखें उतनी है जैसे कि होनी चाहिए थी, छोटी सी। टी वेव भी वैसी है, लेकिन आर वेव के बाद जो एस वेव आ रही है वो काफ़ी गहरी है। 1 2 3 4 बड़े स्क्वायर और एक छोटा स्क्वायर, ठीक है। तो तकरीबन 21 मिलीमीटर्स की यहाँ पे आ रही है। और V2 के अंदर आपने यहाँ पे जो गलती की है हिरा, वो ये की है कि आपने इसको क्यू वेव कहा है। दिस इज नॉट क्यू वेव। और से देखिए, ये क्यू वेव है या एस वेव है? वेव है या आइसोइलेक्ट्रिक लाइन है? व्हाट इज दिस फर्स्ट डिफ्लेक्शन कॉल्ड? ये पहली डिफ्लेक्शन क्या कहलाएगी? ये पहली डिफ्लेक्शन कहलाएगी, अपवर्ड डिफ्लेक्शन है, क्या कहलाएगी? आर, वेरी गुड। ओके, दिस इज आर वेव, वेरी गुड, दिस इज आर वेव, दिस इज नॉट क्यू वेव। ओके, अपवर्ड डिफ्लेक्शन तो क्यू वेव हो भी नहीं सकती। और आर वेव के बाद अगर कोई वेव आ रही है तो वो हम क्या कहेंगे उसको? जो वेव आर वेव के बाद नेगेटिव, यस, एस वेव। वेरी गुड शर्मीन फातिमा, वेरी गुड हिरा, अब आपने सही बताया। आयशा ताहिर, आपने बिल्कुल सही बताया। कुर्रतुल-ऐन आरिबा, वेरी करेक्ट। अब आर वेव के बाद जो डिफ्लेक्शन आ रही है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन, वो एस वेव कहलाती है। सो देयर आर नो क्यू वेव्स हियर, ठीक है। इसके अंदर एक क्यू वेव है V6 के अंदर, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें नॉर्मली मौजूद होती है क्यू वेव V6 के अंदर, ठीक है। V5 V6 में छोटी सी क्यू वेव हो सकती है। ओके, ये जो यहाँ पे आपको एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नजर आ रहा है, आपकी हद तक ये बिल्कुल सही कमेंट है कि ये डाउन स्लोपिंग एसटी सेगमेंट है। लेकिन बेसिकली जब हम इसको इसके साथ मिला के देखते हैं ना, तो ये स्ट्रेन पैटर्न कहलाता है। ये एलवीएच के साथ, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ, ये स्ट्रेन पैटर्न कहलाता है। इसमें जरूरी नहीं है कि इस्कीमिया हो, लेकिन रिलेटिव इस्कीमिया हो सकता है, इस वजह से ये डाउन पैटर्न है। इसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज करके ट्रीट नहीं करते, बल्कि इसको हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी करके। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपने ईसीजी के अंदर, जब आप इसमें, जो कोई इस समंदर में उतरेगा उसको पता चलेगा कि इसमें कितनी डेप्थ है। लेकिन जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो हमें सबको पता होनी चाहिए। सो दीज क्लासेस आर फॉर एवरीवन एंड नॉट फॉर द फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट्स। तो जो बेसिक चीज़ इसके अंदर हमें, जो आई कैचिंग चीज़ है, जो हमें फ़ौरन पता चलनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि देर आर प्रोमिनेंट एस वेव्स एंड प्रोमिनेंट आर वेव्स। आर वेव भी देखें आप, बड़ी बड़ी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वोल्टेज क्राइटेरिया का यहाँ पे हम किस चीज़ पर नज़र रख रहे हैं? यहाँ पे वोल्टेज क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमें इस तरह के कोई वोल्टेज नज़र आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये हाइपरट्रॉफी का एक साइन हो सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का। लेकिन हमें पता होना चाहिए लेफ्ट हाइपरट्रॉफी कब हम कहते हैं, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कब कहते हैं, एट्रियल हाइपरट्रॉफी कब कहते हैं, राइट एट्रियल और लेफ्ट एट्रियल कब कहते हैं। दीज आर द डिटेल्स which were not part of the today's discussion. So thank you very much. This was the last slide, and thank you for your participation and your interest that you have taken in this class. Any questions or any feedback?